तो दोस्तों स्वागत है आपका क्लास 12 की एक और नई वीडियो में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो हमने दो टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पहली थी हमारी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगला फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, जो है हमारा तीसरा, जो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अगला जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता था कि ये एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। वैसे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू लिक्विड फेज। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज किसके बराबर हो जाए? लिक्विड फेज के बराबर हो जाए। उस हमारे टेम्परेचर को कहेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर हम समझेंगे कि क्यों डिप्रेशन हो जाता है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल के जो भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों आता है? तो हम लेट करते हैं दोबारा से कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है हमारे पास। वो हमारा कैसा सॉल्वेंट है? वो है हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट है हमारा? वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है हमारे पास। तो ए को हमने क्या माना? ए को हम माना सॉल्यूट और बी को हमने माना सॉल्वेंट। ठीक है, तो अभी हमने क्या है, प्योर सॉल्वेंट लिया है। ये हमारा क्या है? प्योर सॉल्वेंट लिया हमने, प्योर सॉल्वेंट ले लिया हमने। तो इसके अंदर हमारे क्या है, पूरे प्योर सॉल्वेंट के क्या है, मॉलिक्यूल होंगे, प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये अगर ये हमारा वोलेटाइल है तो इसके वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में ग्राफ बनाया था, वैसे ही मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं। किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में मैंने क्या बना दिया? ग्राफ, जिसमें टेम्परेचर हमारा किस में होना चाहिए? केल्विन में। ऐसे ही हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे हम, उसमें भी टेम्परेचर हमारा किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर देख रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर है। तो अगर हम पहले, मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले मैं कर रहा हूँ जो हमारा सॉलिड फेज का है, सॉलिड फेज का ग्राफ बना रहा हूँ कि कैसे हमारा सॉलिड फेज दिखाएगा, वेपर प्रेशर में चेंज कैसे दिखाएगा टेम्परेचर के साथ। तो मैं आप एक चीज में बता दूं, वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, ये आपको भी पता है, टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे उतनी ही जल्दी। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होंगे, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, उनकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हमारे वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं सॉलिड फेज का पहले बनाऊं तो सॉलिड फेज का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो पहले सॉलिड फेज, मान लो यहाँ पे सॉलिड फेज का ये था ग्राफ हमारा, वेपर प्रेशर तो सॉलिड फेज के भी कम होते जाएंगे। ये मैंने क्या किया है, नीचे की तरफ लाया हूं। क्यों लाया हूं? टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये किस फेज का है हमारा? ये है हमारा सॉलिड फेज का। किसका? सॉलिड फेज का। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने एक और लाइन बना रहा हूं। वो लाइन मेरी किसकी होगी? वो लाइन मेरी होगी प्योर सॉल्वेंट का, जो हमारा लिक्विड सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसका हमारा लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है उसका बना रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्राफ क्या है, नीचे की तरफ आएगा और कहीं ना कहीं जाके ये इसे काट देगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे जाके इसे काट दिया। सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर की जो हमने ग्राफ बनाई थी, जो हमने कर्व मिला था हमें, उसको इसने कहाँ पे काट दिया? यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे किसका था, हमारा लिक्विड सॉल्वेंट का था हमारे पास, और ये कैसा था? प्योर था। ठीक है, तो प्योर का ये हमने बनाया।
तो इसका ग्राफ कहीं ना कहीं हम सॉलिड फेज जो उसका सॉलिड फेज का है ग्राफ उसको काटेगा कहीं ना कहीं, तो उसने यहाँ पे काट दिया। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है जहां पे हमारा लिक्विड जो फेज है उसका सॉलिड फेज के बराबर उसके क्या हो गए, वेपर प्रेशर हो गए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर क्या हुआ, जो हमें टेम्परेचर मिलेगा उसको मैंने बोल दिया TF नॉट। क्या कह दिया मैंने, TF नॉट। TF नॉट हमारा क्या है, TF नॉट है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। प्योर कंपोनेंट जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा TF नॉट। ऐसे अगर हम देखेंगे, ये तो मेरा किसका था, मैंने इसका बनाया। ऐसे अगला मैं बनाऊंगा, ये मेरा दूसरा है, ठीक है। मैंने चलो इसी को देख लो। अगर मैंने मान लो इसमें क्या कर दिया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें क्या डाल दिया मैंने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया मैंने। और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे हम तो इसका कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आता है और वो कैसा आएगा, डिप्रेशन होगा, जैसा कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे डाले तो यहाँ पे हमें पता है सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएंगे। तो अगर हमारे सरफेस पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस ग्राफ से अभी हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमारे मॉलिक्यूल्स जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो होगा, जितने पहले 100 मॉलिक्यूल थे, 100 के 100 हमारे क्या थे, वोलेटाइल थे। अब 50 नॉन वोलेटाइल 50 लेट कर लो कि मान लो 20 हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए, 80 हमारे क्या थे, वोलेटाइल थे। तो उस तरीके का वेपर प्रेशर जो हमारे पहले वाले केस में था वैसे हम अटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम देखेंगे, अब इसका जो ग्राफ बनाएंगे, अब हम इसका फ्रीजिंग पॉइंट चेक करेंगे फॉर द सॉल्यूशन। जब हमने क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो हम देखेंगे कि अगर मैं मान रहा हूं, लेट कर लो कि अब यहाँ पे क्या आ गया, अब उसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट था वो टेम्परेचर था, वेपर प्रेशर था, टेम्परेचर वो कितना था, इतना था। किसके लिए, ये हमारे किसके था, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, प्योर के लिए। और ये मैं बना रहा हूं किसके लिए, व्हेन एडेड आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये क्या है, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल, एनवी लिख रहा हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने आपको बताया। ऐसे इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इससे नीचे नीचे ही आएगा, कम कम आएगा थोड़ा। तो ये दिखा दिया। तो ये कहां पे काटेगा, ये कहीं ना कहीं आगे जाके काटेगा सॉलिड फेज के ग्राफ को, कर्व को कहां पे काटेगा, थोड़ा आगे जाके। तो हमने देखा उसने कहां काट दिया, यहाँ पे काटा। तो अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा क्या आया, ये हमारा पॉइंट आएगा, टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो इस टेम्परेचर का फ्रीजिंग पॉइंट है, बट ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ये वाला फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारा सॉल्यूशन का, जिसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। और ये हमारा TF नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर जो हमारा सॉल्वेंट था उसका क्या है, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये चेंज क्या है हमारा, डेल्टा TF, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा TF। डेल्टा TF हमारे किसके बराबर होगा, बड़ा कौन सा है, TF नॉट माइनस क्या हो जाएगा, TF। तो ये क्या है हमारा डेल्टा TF। तो डेल्टा TF हमारा यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और वो क्या होगा, डिप्रेशन होगा। सीधी सी बात है। पहले हमारा प्योर सॉल्वेंट का अगर हम देखें तो TF क्या था, ज्यादा था, ठीक है। उनका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था। अगर हम देखें आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं लिखूंगा कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि freezing point of pure solvent, pure या लिख दूं freezing point of solution having non volatile solute is less than या lower than, ठीक है, freezing point of pure सॉल्वेंट, ठीक है। जिसकी इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को हम कहते हैं, ये क्या हुआ है हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है। तो ये था हमारा जो हमारी क्या थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जाम प्रॉपर्टी हमारी थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी के साथ अगला हम पढ़ते हैं वो है हमारी एक्सप्रेशन क्या है हमारी फ्रीजिंग पॉइंट की। तो आगे देखते हैं। तो ये था हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको सही से एक बार लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए क्या चीज़ है, फिर आगे हमें पता चलेगा इसी की जो एक्सप्रेशन है। जैसे हमने किसकी पढ़ी, जैसे हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, ऐसी हमारी इसकी एक्सप्रेशन है। अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन
फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम देखें उसमें हमने क्या किया था, बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका था, मोलैलिटी की हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिया था, कोई कंसंट्रेशन लेनी थी। ऐसे ही अगर हम इसमें लेते हैं तो ये हमें पता है टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वालिटी है, जो हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें ऐसी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी कंसंट्रेशन की जो हमारी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। जैसे हमने देखा कि इसमें क्या है, हमारी इसमें हमारा टेम्परेचर का रोल आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो मैं जो हमारा चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारा होगा किसके, मोलैलिटी के, ठीक है। जैसे हमने किस में लिया था, हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में लिया था, तो मोलैलिटी के एक्सप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही कुछ ना कुछ क्या आएगा, प्रोपोर्शनल का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह कोई कांस्टेंट आएगा, किधर की तरफ, जो वेरिएबल क्वांटिटी है उधर की तरफ आएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा वो कांस्टेंट, वो इसमें आता है हमारा KF, ठीक है। उसमें आता था KB, इसमें आता है KF, ठीक है। इस पर हम एलैबोरेट करेंगे इसको क्या चीज़ है, पहले हम इसके एक्सप्रेशन को एलैबोरेट करते हैं। जैसे हमने देखा ये क्या है हमारा डेल्टा TF हमारा है TF0 माइनस TF, ठीक है, जिसमें TF0 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। KF हमारा है, KF तो इलेबोरेट कर नहीं सकते, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट है। मोलैलिटी को देखेंगे, मोलैलिटी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर ये क्या है ग्राम में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारी एक्सप्रेशन है किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। नीचे अगर मैं क्वांटिटी बताऊं कौन कौन सी क्वांटिटी है, तो KF जो हमारा होता है, इसमें KF जो होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। या इसको एक और नाम दिया जाता है जो है हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो ये हमारी क्या है, ये हमारी मोलैलिटी जिसकी हमारी होती है मोल पर केजी, ठीक है। और ये क्या है, टेम्परेचर है, तो ये केल्विन में लेना है, मैंने बताया आपको केल्विन में लेना है, चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट की बात हो, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की, या एलिवेशन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो हमने केल्विन में लिया। ये इधर की तरफ आएगा तो अपॉन में आएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम उसे, केल्विन पर मोल लल, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी SI यूनिट किसकी, KF की, ठीक है। KF को क्या क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने देखी फ्रीजिंग पॉइंट की एक्सप्रेशन। इसी के साथ आगे चलते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारी KF है, KF हमारा क्या है, KF हमारा सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, किसके, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर पे हमारा डिपेंड नहीं करता कि कैसी इंटरेक्शन है हमारी सॉल्यूट की, और नहीं किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर में। ऐसी KB में भी वही सेम होता था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता था। इसी के साथ आगे चलते हैं, जो हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्या क्या एप्लीकेशन है जिसके जो हमें मदद करते हैं कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है कहाँ पे हमारी मदद करती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी क्या है उसकी, तो एप्लीकेशन के बारे में देखें तो पहली एप्लीकेशन है हमारी मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला है हमारा मेकिंग एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वो होते हैं जो हमारा क्या करते हैं, फ्रीज होने से रोकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, एंटी फ्रीज, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे कार्स में जो एंटी फ्रीज यूज होते हैं, वो एक एग्जांपल में बता दूं क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल यूज होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल का एक इन वाटर, इसका एक क्या होता है, मिक्सचर यूज होता है, सॉल्यूशन यूज होता है, किसमें, कार्स के रेडिएटर्स में। ये हमारा जो हमारे रेडिएटर होते हैं कार में, ये इनका काम होता है हीट एक्सचेंज का काम होता है। तो अगर हम देखें तो इथाइलिन ग्लाइकोल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हमारा अगर हम नॉर्मल वाटर यूज करें रेडिएटर में और हम चले जाएं सब जीरो कंडीशन में, किसमें, इन सब जीरो कंडीशन, ठीक है। सब जीरो कंडीशन में अगर हम देखें तो जहां टेम्परेचर क्या होता है, जीरो से कम हो,
ठीक है, ऐसे जगह पे अगर हम जाएं तो वहां पे टेम्परेचर 0 है तो वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। तो वाटर एज अ कूलेंट इन रेडिएटर हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, अगर रेडिएटर कूलेंट ही हमारा काम सही से ना करे ऐसी कंडीशन में तो हमारी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर ये एज अ एंटी फ्रीज काम करता है। इसका काम होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब कहीं भी सब जीरो कंडीशन में जाते हैं, जो भी हम एंटी फ्रीज यूज करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल इन वाटर जो यूज कर रहे हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, कम कर देता है। वो कर देता है हमारा कूलेंट जो हम यूज करते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है हमारा लगभग -21 डिग्री सेल्सियस से -56, मतलब ये कम कर देता है, जिसकी वजह से जो कूलेंट है अपना सही से काम कर पाता है और हमारी गाड़ी कंटिन्यूअसली चलती जाती है इन अ सब जीरो कंडीशन। ऐसी अगर हम बात करें, सेकेंड जो इसका यूज है ये है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एग्जांपल है जो यूज किया जाता है एज अ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, एज अ प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे सब जीरो कंडीशन बोल रहे हैं, वहाँ पे जहाँ स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल होती है, ऐसे एरिया में क्या होता है कि उनको कंटिन्यूसली हटाना पड़ता है ताकि हमारी रोड ब्लॉक ना हो। NaCl हमारा यूज होता है इन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। NaCl क्या होता है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी आइस है, आइस नॉर्मली क्या है, हमारी वाटर का सॉलिड स्टेट है। तो अगर हम देखें तो अगर हम NaCl डालते हैं तो उससे क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सचर बन जाता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारा कम हो जाता है, 0 से बहुत कम हो जाता है, -56 अप टू -56 तक जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो भी आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और वो हमारा हैवी स्नोफॉल भी कोई किसी रोड को ब्लॉक नहीं कर पाती, या हम कंटिन्यूअसली उसे हटाते जाते हैं जितनी भी आइस हमारे रोड पे गिरी हुई है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी, जिसमें हम NaCl और CaCl2 यूज करते हैं फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। तो ये हमारी दो एप्लीकेशन है, पहला हमारा एंटी फ्रीज में यूज होता है जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की है, और दूसरा है सब जीरो, दूसरा है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। इसके लिए हमारी यूज होती है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट की ये एप्लीकेशन। तो ऐसी हमारा अगली प्रॉपर्टी है, अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चौथी एंड लास्ट, वो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें 2-3 टर्म्स पता होनी चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। जैसे हमारी जो पहली टर्म है वो है SPM, ठीक है। तो SPM होती क्या है, पहली हमारी टर्म है SPM। SPM की फुल फॉर्म देखेंगे तो इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, डिफाइन से देखते हैं, मेम्ब्रेन which allows only movement of solvent through it but do not allow solute movement, ठीक है। SPM है हमारी ऐसी मेम्ब्रेन जो ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट कराए, सॉल्यूट का मूवमेंट हमारी SPM नहीं कराती। ड्यू टू पार्टिकल जो होते हैं उनके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पोर साइज जो होता है हमारा SPM का वो क्या होगा, उनसे छोटा होगा सॉल्यूट के पार्टिकल से। तो इसलिए हमारा क्या होगा, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो पाएगा उसके थ्रू। तो अगर हम देखते हैं ऐसी एग्जाम्पल, अगर हम देखें SPM के एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल सेलुलोज नाइट्रेट जो होता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये हमारी यूज होती है एज अ मेम्ब्रेन। ऐसी हम यूज करते हैं पर्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, पर्चमेंट मेम्ब्रेन जो है ये यूज होती है। ऐसी हमारी और यूज होती है ब्लैडर, जो एनिमल से भी बनाई जाती है हमारी मेम्ब्रेन। ऐसी मतलब आर्टिफिशियल कुछ मेम्ब्रेन होती है, कुछ मेम्ब्रेन हमारी सिंथेटिक होती है। तो ये सारी, इनमें से दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, सेलुलोज नाइट्रेट के और पर्चमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों है, ये दोनों हमारी आर्टिफिशियल में आती है, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन।
ठीक है, ये दोनों किस में आती है, आर्टिफिशियल में। ऐसे हमारी नेचुरल मेम्ब्रेन जो होती है, पिग जो होता है उसके ब्लैडर से बनाई जाती है, वो भी हमारी एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारी नेचुरल मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम देखें तो सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का क्या, सॉल्वेंट का क्या कराएगा, मूवमेंट कराएगा अपने से पार, ऐसे दूसरे का हमारा सॉल्यूट का नहीं कर पाएगा। तो ये हमारी दो मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल था। ऐसी अगली हम बात करें, और ये जो हमारा एसपीएम है ये ओनली, ये ज़्यादातर आपको ही पता होगा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादातर हमारा फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन में ही हमें पार्टिकल्स अलग करने पड़ते हैं। तो ज़्यादातर हमारा किस में यूज़ होगा, फिल्ट्रेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है। ऐसे अगर हम देखें दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा ऑस्मोसिस। क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ऑस्मोसिस क्या होता है, उससे हम क्या चलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलेंगे। तो ऑस्मोसिस का हम कुछ पॉइंट से करेंगे, एक बार इसे लिख लीजिए, फिर मैं पूरा ऑस्मोसिस पॉइंट से बताता हूँ क्या क्या हमारी ऑस्मोसिस होती है। तो अगर हम देखें किसको ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे हम, ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस को अगर हम देखें, ऑस्मोसिस क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पॉइंट याद करने के हमारे ऑस्मोसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला हमारा है, ये ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम। ठीक है, एसपीएम जरूर होना चाहिए। ठीक है, एसपीएम के थ्रू क्या होता है, मूवमेंट होता है ओनली सॉल्वेंट का, या ये लिख सकते हो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन क्यों बात करी है, जैसे अगर हमने क्या कर दिया, एक सॉल्वेंट ले लिया और इसमें हमने क्या कर दिया, एक आप एग्जांपल ले लो कि इसमें हमने क्या कर दिया, ये हमने चेंबर बनाया जिसमें एक तरफ ये मेम्ब्रेन है हमारी, इधर की तरफ मैंने क्या रखा, इधर की तरफ मैंने रखा सॉल्वेंट और इधर की तरफ रखा मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सीधी सी बात है, सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल भी होंगे तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हाई मानी जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लो कंसंट्रेशन का रीजन है और ये हाई कंसंट्रेशन का रीजन है, क्योंकि इसमें क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। और किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं, फॉर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऐसी SPM must be used, SPM must be used, ये तो होना ही चाहिए, SPM होना चाहिए हमारी ऑस्मोसिस में। ऐसी अगर हम बात करें तीसरे हमारा क्या होता है ऑस्मोसिस में, इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन। ये किसके लिए ओनली एप्लीकेबल है, सॉल्यूशंस के लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस की जो हम बात कर रहे हैं उनके लिए हमारा एप्लीकेबल है। ऐसे लास्ट जो है, इट कैन बी used, it can be stopped or reversed by applying pressure। सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें, ये जो मैंने 4 पॉइंट बताए ये किसके हैं, ऑस्मोसिस के। ऐसी इसी से एक सिमिलर टर्म आती है जो है हमारी डिफ्यूजन। उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से वो इससे अलग है डिफ्यूजन में। तो डिफ्यूजन एकदम इसके क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ऑस्मोसिस से। तो डिफ्यूजन में हमारा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का हमारा क्या होता है, मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस में ओनली हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। इसमें बहुत मूवमेंट टेक्स प्लेस, बहुत मूवमेंट। ठीक है, बहुत मूवमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल भी और हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल भी, दोनों का मूवमेंट होगा, यानी दोनों आपस में दोनों क्या करेंगे, दोनों मूव करेंगे। और इसमें मेन जो होता है हमारा, कोई एसपीएम यूज नॉट एसपीएम इज यूज्ड। ठीक है, एसपीएम हमारी क्या होती है, इसमें यूज नहीं होती, कोई हमारी एसपीएम जैसी कोई चीज यूज नहीं होगी डिफ्यूजन में। ये ज्यादातर हमारा, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन, ये हमारा ज्यादातर गैसेज में एज वेल एज सॉल्यूशन में भी हमारा कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज है कि हमारा गैसेज में डिफ्यूजन ज्यादा देखा जाता है, कि जो हमारा डिफ्यूजन है वो गैसेज में ज्यादा देखते हैं, और सॉल्यूशन में भी ऐसा होता है। बट सॉल्यूशन में भी अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा अगर डिफ्यूजन है।
तो हमने ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन में डिफरेंस पढ़ा कि क्या माइन्यूट डिफरेंस होता है हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। तो हमारा जो चौथा था, तीसरा जो मैंने वहाँ तक बता दिया था आपको, डिफ्यूजन हमारा जो होता है वो गैसेस के लिए होता है एज वेल एज सॉल्यूशन के लिए भी होता है। बट सॉल्यूशन में क्या कंडीशन लग जाती है कि उसमें हमारा मूवमेंट जो होगा, पहली बात एसपीएम नहीं होगी और उसमें मूवमेंट जो होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का होगा। ऐसे चौथा जो इधर लिखा था आपके लिए, वो लिखा था कि हमारा जो ऑस्मोसिस होता है उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर टू द सॉल्यूशन। बट अगर हम इधर देखें तो हमारा डिफ्यूजन जो होगा, डिफ्यूजन को हम रिवर्स और स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, दोनों का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो रहा है। तो ये था हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस। ऐसे आगे चलते हैं हम, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसके बारे में हमने एसपीएम भी पढ़ा और हमने ऑस्मोसिस भी पढ़ा, जो हमारी बेसिक टर्म थी ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बताने के लिए। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं आपको बता दूं जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। जैसे हमारा प्रेशर होता है वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा किससे डिनोट होता है, पाई से होता है। ऐसी अगर हम देखिए डेफिनेशन से अगर हम पता लगाएं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा, it is the pressure applied to solution, applied to the solution, ठीक है, सॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं किधर की तरफ, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन क्यों लिखा है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या था, ये एक चैम्बर है जिसपे मैंने दो में डिवाइड कर दिया इस चैम्बर को। इस चैम्बर में इधर की तरफ मैंने रख रखा है, क्या रख रखा है, इधर रखा है मैंने सॉल्यूशन, ठीक है, और इधर की तरफ रखा है मैंने सॉल्वेंट ओनली। ठीक है, इधर क्या है मैंने सॉल्वेंट। तो मैं हाई कंसंट्रेशन किधर की तरफ कह रहा हूं, हाई कंसंट्रेशन में सॉल्यूशन को कह रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं सॉल्यूट के बेसिस पे कहूं तो मेरा हाई कंसंट्रेशन किधर है, इधर, क्योंकि इधर सॉल्यूट की मात्रा 0 है और इधर सॉल्यूट की मात्रा हमारी क्या है, थोड़ी कुछ ना कुछ होगी, तभी तो हमारा सॉल्यूशन बना है। तो इसलिए अगर हम बोलेंगे इधर हमारी क्या है हाई कंसंट्रेशन, इधर क्या है लो कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने लिखा है इट इज द प्रेशर अप्लाई टू द सॉल्यूशन, और हाई कंसंट्रेशन है उस जगह पे। ठीक है, which just stop osmosis। ठीक है, जो क्या कर देती है, ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन की तरफ लगाया जाए और जिससे हमारा ऑस्मोसिस क्या है, रुक जाए। जस्ट मतलब उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा रुक जाए उस टाइम पे जो हमारा प्रेशर दिखाएगा। तो मैं प्रेशर किधर लगाऊंगा, प्रेशर में लगाऊंगा इधर, और किसके थ्रू लगा रहा हूं, लेट कर लो, पिस्टन के थ्रू लगा रहा हूं मैं प्रेशर, और किधर की तरफ लगा रहा हूं मैं, सॉल्यूशन की तरफ लगा रहा हूं। क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर देखा जाता है तो सॉल्यूशन की तरफ हम लगाएंगे, तब हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो प्रेशर हमारा लग रहा है उस टाइम पे, पहले हमारा मूवमेंट क्या हो रहा था, अगर मैं कुछ प्रेशर ना लगाऊं, एसपीएम के थ्रू जो मूवमेंट होगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इस एसपीएम के थ्रू हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या, सॉरी, एसपीएम के थ्रू जो हमारा मूवमेंट होगा वो किधर की तरफ होगा, सॉल्वेंट का इधर की तरफ होगा, क्योंकि ये क्या होता है ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दिखाता है। और इधर हमारा क्या है, किधर किधर से मैं आपको दिखा दूं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। कैसे याद रखना है, लो कंसंट्रेशन से ऑस्मोसिस में जो हमारा मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। जैसे अगर देख रहे हैं इधर हमारा क्या है, सॉल्यूट की मात्रा कुछ नहीं है, तो हमारा लो कंसंट्रेशन है, उधर हमारा क्या है, क्या है हमारा, इधर है हमारा हाई कंसंट्रेशन। अगर आपको कहीं पे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन दिखाई दे रहा है तो याद रख लेना वो हमारा किसके रिस्पेक्ट में बोला होगा, वो हमारा सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोला गया होगा, क्योंकि इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, इधर सॉल्वेंट कम होगा। ठीक है, वो हमारे किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। बट अगर आप देखोगे मैं जो बात कर रहा हूं वो किसकी बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन में अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात करूं, तो इधर क्या है हमारा लो कंसंट्रेशन, इधर क्या है हाई कंसंट्रेशन। तो अगर मैं ऑस्मोसिस कैसे होगी, इसमें ऑस्मोसिस होगी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा किधर से, थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अगर मैं यहां से प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दूं,
मैंने क्या किया, यहाँ प्रेशर पहले 1 atm पे काम हो रहा था दोनों तरफ, बट अब क्या कर दिया मैंने, इधर से प्रेशर इंक्रीज करने लग गया थ्रू पिस्टन। तो होगा क्या, धीरे धीरे जो नेट फ्लो है इधर की तरफ क्या होगा, डिक्रीज करने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये जो फ्लो हमारा सॉल्वेंट का हो रहा है इधर की तरफ वो डिक्रीज हो जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा कि ये जो फ्लो है ये रुक जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे प्रेशर, लेट कर लो पहले प्रेशर पी हम बढ़ाते जा रहे थे तो पी प्रेशर था, जिस टाइम पे हमारा ये सॉल्वेंट का मूवमेंट क्या है, रुक गया है, उस टाइम पे जो प्रेशर होगा किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं कि एक ऐसा प्रेशर एक ऐसा टाइम पे लगे जिस टाइम पे हमारा क्या है, ये जो हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इस टाइम पे हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट नहीं होगा, और जो हमारा है ये नेट फ्लो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे नेट फ्लो जो होगा इज 0। ठीक है, नेट फ्लो यानी ना कोई चीज इधर से इधर आएगी, ना कोई चीज इधर से इधर आएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे हमने पहले स्टार्ट किया एसपीएम से, जिसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑस्मोसिस में हमारी हमेशा होगी। अगर हम ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारी एसपीएम जरूर होगी। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मैंने आपको डिफरेंस बताया, क्या होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस। तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की एक्सप्रेशन है। इसके बाद और भी 2-4 टर्म है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है, उसकी एप्लीकेशन करेंगे। बट इस क्लास में इतना ही। इसी के साथ गुड बाय एंड टेक केयर।